यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो कि 8 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। बहुत ही एनालिसिस के साथ ये मॉडल पेपर बनाया गया है। पूरा पेपर यहाँ पे आंसर के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे देखा तो आप 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है बच्चों। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। इस प्रकार कुछ शब्दों की सीमा को यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में बताया गया है। इसको ध्यान रखते हुए अपने उत्तरों को एग्जाम में लिखेंगे। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो प्रश्न पहला क्या कहता है कि बच्चों, समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है। समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? क्या केवल सांस्कृतिक अध्ययन, सामाजिक संरचना का अध्ययन, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन, केवल आर्थिक विकास का अध्ययन? तो बिल्कुल समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? सामाजिक संरचना का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है बच्चों, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक कौन है। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक कौन है? क्या मार्क्स हैं, चार्ल्स कूले हैं, फिर यहाँ पे मार्क्स दे दिया वेबर। तो यहाँ पे दो है, ए और सी, दो ऑप्शन एक ही दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम सही मानेंगे, मॉल्स। फिर बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। क्या भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4? तो मूल अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, या इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार किसमें है भाई? संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कर्तव्यों का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? क्या अनुच्छेद 35 में, 51 में, 29 में, 15 में? तो कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन किस आयोग ने किया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, एनएसएस आयोग। एनएसएस आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन किया है। फिर बच्चों आ जाइए, छठा प्रश्न है कि जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब हुई थी। क्या 47 में, 1950 में, 1946 में, 1960 में? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब हुई? 1950 में हुई। फिर बच्चों, यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। बिल्कुल 1959 में हुई थी। तो मैं आपको बच्चों डेट बता दूं, क्या है? 2 अक्टूबर 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। आठवां प्रश्न है बच्चों, किसने कहा संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृति दशाएं या स्वरूप हैं। वोगार्ड्स ने बताया, मेकाइबर और पेज ने, माल्स ने, ग्रीन ने? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेकाइबर और पेज। नवा प्रश्न है बच्चों कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? का भाषाई प्रेम है, असंतुलित आर्थिक विकास है, सामाजिक अन्य और पिछड़ापन है, ये सभी। तो क्षेत्रवाद में प्रबल होने का कारण क्या है? ये सभी हैं। फिर बच्चों 10वां प्रश्न आता है, आधुनिकीकरण से क्या परिणाम है। नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इनमें से सभी? तो बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं ट्रिक के लिए, जिसमें सभी वाला ऑप्शन रहता है, अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो इनमें से सभी वाला आप चूज कर लेना। आपका 85% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ए सभी वाला उत्तर ही सही होता है। तो बच्चों आ जाइए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर आपको क्या 25 शब्दों में देना होता है। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि उपनिवेशवाद क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उनके संसाधनों का शोषण करता है। फिर बच्चों आ जाइए कि लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यह समाज में लैंगिक संतुलन और विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। फिर बच्चों 13वां प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या लाभ है। तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं: रोजगार में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास। फिर बच्चों जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर बच्चों 15वां प्रश्न क्या कहता है कि संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। फिर बच्चों 16वां प्रश्न कहता है कि जनजातियों के अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। तो जनजातियों को अर्जित विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आर्थिक आधार पर, शिकारी, खाद्य संग्रहकर्ता, पशुपालक, कृषक और शिल्पकार जनजातियां हैं। फिर है बच्चों सांस्कृतिक आधार पर, तो भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्गीकरण। फिर बच्चों है आवासीय आधार पर, पर्वतीय, वनवासी, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। फिर बच्चों 17वां प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति भेद, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समानता और शिक्षा का प्रचार करना था। 18वां प्रश्न कहता है कि बच्चों हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला है पर्यावरणीय क्षति। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटती है और जल प्रदूषण होता है। आर्थिक असमानता, बड़ी भूमि जोत वाले किसान लाभान्वित हुए जबकि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। फिर बच्चों आता है औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो औद्योगिक समाज में मशीनों का उपयोग, शहरीकरण, श्रम विभाजन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता प्रमुख विशेषताएं हैं जो उत्पादन और जीवन शैली को बदलती हैं। फिर बच्चों 20वां है वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलन वे सामाजिक और राजनीतिक प्रयास हैं जो किसी विशेष वर्ग जैसे श्रमिक, किसानों या निम्न वर्ग के अधिकारों, हितों और समानता की मांग के लिए किए जाते हैं। फिर बच्चों आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कर्म का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कर्म वे सामाजिक एवं आंदोलनात्मक प्रयास हैं जैसे आरक्षण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, सामाजिक समता गतिविधियां जो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता, अधिकार और विकास की दिशा में योगदान देते हैं। फिर बच्चों 22वां प्रश्न है कि भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण हैं लिंग चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, प्री नैटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी पीएनडीटी को का असुरक्षित उपयोग, पढ़ाई लिखाई का भेदभाव, बेटी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। फिर बच्चों 23वां प्रश्न है कि औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। इससे पारिवारिक एकता कमजोर होती है, आर्थिक सहयोग कम हो जाता है और सदस्य अधिक स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। फिर बच्चों 23वां प्रश्न है ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियां स्थानीय सरकार के तहत होती हैं जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आजीविका और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल होता है जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। फिर बच्चों 25वां प्रश्न है पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी पेपर में रिपीट होता है। पर्यावरणीय आंदोलन वह सक्रियता है जिसमें समाज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम,
जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम करता है। ये आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं। फिर बच्चों 26वां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो व्यक्ति, समुदाय या समाज के अधिकार, समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती देते हैं। यह आंदोलन सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, कुरीतियों को समाप्त किया जाता है और लोगों को सशक्त बनाया जाता है इस आंदोलन के माध्यम से। फिर बच्चों आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है कि भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है। तो भारत में पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच स्पष्ट भेद करना कठिन है क्योंकि दोनों में कई समानताएं हैं और कई बार नए आंदोलन पुराने आंदोलनों के मुद्दों को नए संदर्भ में उठाते हैं। मुख्य कारण क्या है इसका? तो सामान्य उद्देश्य है, दोनों का लक्ष्य सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा है। मुद्दों की निरंतरता की बात करें तो जाति भेदभाव, स्त्री सशक्तिकरण और श्रमिक अधिकार जैसे पुराने मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। विधियों में समानता, विरोध रैलियां, जन जागरण अभियान दोनों में देखे जाते हैं। परिवर्तनशील प्रकृति, नए आंदोलन डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं लेकिन मूल संघर्ष सामाजिक सुधार ही रहता है। सरकारी नीतियों पर प्रभाव, दोनों आंदोलनों ने नीति निर्माण को प्रभावित किया है। फिर बच्चों अथवा का प्रश्न है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, आने वाले एग्जाम के लिए ये समझिए 100% ये क्वेश्चन आएगा। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। तो दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो न केवल महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन करती है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। विवाह के समय वर पक्ष द्वारा धन संपत्ति या उपहार की मांग करना कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। इस प्रथा के कारण बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और दहेज हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी सख्ती, सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव आवश्यक है ताकि समानता और सम्मानपूर्ण समाज बनाया जा सके। फिर बच्चों 28वां प्रश्न है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिए। क्या है? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। उत्तर उपनिवेशवाद क्या है पहले देखेंगे। जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवादी शक्तियां स्थानीय संसाधनों का शोषण करती हैं और अपनी संस्कृति, शासन और अर्थव्यवस्था थोपती हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का विकास, ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जागरूकता। क्या विकास था? पहला है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता। अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक शोषण ने भारतीयों में असंतोष पैदा किया। फिर 1857 का विद्रोह, पहला संगठित विद्रोह जिसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। तो बेसिकली भी देखिए बच्चों, प्रश्न क्या था, उपनिवेश क्या है? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए, क्योंकि हमारा देश भी क्या था? उपनिवेशवाद रह चुका है। और इसमें कौन कौन से अंग्रेजों का गुलाम था, तो राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना करनी है। तो ये जो हेडिंग्स हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सब क्या है? ये सब आपका राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए वो है। तो फिर चौथा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन। तो फिर कौन कौन से आंदोलन हुए भाई? असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, राष्ट्रवाद को मजबूत किया, और अंततः अंग्रेज भारत छोड़े। ठीक है, इन सब के प्रयास से। फिर है स्वतंत्रता संग्राम और एकता, विभिन्न वर्गों और समुदायों में राष्ट्रीय भावना विकसित हुई। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम और एकता। फिर यानी इन सभी आंदोलनों से क्या हुआ? विभिन्न वर्गों और समुदायों में राष्ट्रीय भावना विकसित हो गई। फिर अथवा में देखिए प्रश्न पूछा गया है बच्चों की, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका। तो दबाव समूह वे संगठन होते हैं जो सरकार और प्रशासन पर नीतिगत फैसलों को
प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दलों से अलग होते हैं लेकिन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मूल्यांकन की बात करें तो लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना, नागरिकों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। नीतिगत सुधारों में योगदान, श्रमिक, किसान, व्यापारी और छात्र संगठनों के माध्यम से समाज की जरूरतों को उजागर करते हैं। फिर है संतुलन बनाए रखना, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर जनता के हितों की रक्षा करते हैं। चौथा है कभी कभी अनुचित दबाव, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और लॉबिंग से प्रशासनिक कार्य बाधित हो सकते हैं। 29वां प्रश्न है कि भारत में धर्मनिरपेक्षवाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके अंतर्गत कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकास ऐतिहासिक, सामाजिक और संवैधानिक कारकों के कारण हुआ। यह विभिन्न धर्मों के प्रति समानता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। इसके मुख्य कारण कौन से बच्चों? तो बहुसांस्कृतिक समाज, भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का सह अस्तित्व। फिर है संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है अनुच्छेद 25 से 28 में। स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, महात्मा गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं ने धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया। फिर बच्चों है कानूनी सुरक्षा, धर्म के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए। धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए। फिर बच्चों है सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे की संस्कृति ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया। फिर बच्चों अथवा में देखेंगे हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो हरित क्रांति, उसके सामाजिक परिणाम क्या है? हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में हुई कृषि सुधार प्रक्रिया थी जिसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया। इससे कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सामाजिक परिणाम की बात करें तो भूखमरी और खाद्य संकट में कमी, देश खाद्य आत्मनिर्भर बना, किसानों की आय में वृद्धि, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भूमि असमानता, बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला जबकि छोटे किसान पीछे रह गए। फिर है बच्चों है आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, गांव में तकनीकी जागरूकता बढ़ी। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से जल और मिट्टी प्रदूषित हुई। तो बच्चों इस प्रकार आपका पूरा मॉडल खत्म होता है। यहाँ पे आंसर के साथ पूरा मॉडल पेपर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।